तो आज ये हम एक इंटरेस्टिंग गर्मा गर्म चैप्टर पढ़ने वाले हैं, हीट ट्रांसफर। और इसमें भी छोटे छोटे कुछ मिसकंसेप्शन है। इजी चैप्टर है, डिफिकल्ट नहीं है, और ये आप आसानी से इमेजिन कर सकते हो अगर आप विजुअलाइज कर पाओगे कि व्हाट इज हीट एंड व्हाट इज टेम्परेचर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर। हीट के बारे में बहुत ही डिटेल्स में हम लोग एट द बिगिनिंग ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ेंगे। टेम्परेचर क्या है, हीट क्या है, हाउ द हीट एनर्जी इज इनसाइड अ बॉडी, इन व्हाट फॉर्म। जब हम किसी बॉडी को कहते हैं कि बहुत हॉट है, मतलब कोई मान लो कि ब्लॉक ऑफ मेटल रखा हुआ है, इट इज ए सर्टेन टेम्परेचर। ध्यान रखें कि हीट का टेम्परेचर के साथ कोई लेन देन नहीं है। कम हीट में भी ज़्यादा टेम्परेचर हो सकता है, ज़्यादा हीट में भी कम टेम्परेचर हो सकता है। वो बहुत सारे फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। किसका टेम्परेचर ज़्यादा है तो उसका हीट ज़्यादा है, हीट ज़्यादा है तो टेम्परेचर, हीट कम है तो टेम्परेचर कम है, ऐसा सोचना गलत है। खैर, क्या होता है, इन व्हाट फॉर्म द हीट एनर्जी इज अवेलेबल इनसाइड दिस सॉलिड बॉडी। आप देखोगे उसमें हर एक मॉलिक्यूल जो है एट एवरी टेम्परेचर दे आर वाइब्रेटिंग, दे आर जस्ट वाइब्रेटिंग। अगर कोई बॉडी सफिशिएंटली हाई टेम्परेचर में है, कोई मेटल बॉडी है, तो आप उसमें से एक हमिंग साउंड भी सुन पाओगे, क्योंकि सारा पार्टिकल जो है वाइब्रेट कर रहे हैं। ठीक है, एक हिसिंग साउंड सुन पाओगे उसमें से। सो ऑल पार्टिकल्स आर वाइब्रेटिंग। जितने ज़्यादा हीट होगा उतना ज़्यादा एम्पलीट्यूड लेके वो वाइब्रेट करेंगे। कम अगर हीट है और टेम्परेचर अगर कम है तो वो धीरे धीरे वाइब्रेट करेंगे। और ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाओ और ज़्यादा हीट सप्लाई करो तो उसका एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन बढ़ने लगेगा। ए पर्टिकुलर एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन के बाद इंटरमोलिकुलर स्पेसिंग बढ़ने लगेगा। हम कहेंगे सॉलिड अभी फेज चेंज कर रहा है, सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है। बट दीज आर ऑल एनालिसिस ऑफ कैलोरीमेट्री, वी डोंट वांट टू डिस्कस नाउ। तो एट एवरी टेम्परेचर एवरी पार्टिकल ऑफ एवरी बॉडी इज अंडर वाइब्रेटरी मोशन, ये समझ में आना चाहिए। अब जब कोई बॉडी किसी टेम्परेचर में है, मान लो ये पेन कुछ टेम्परेचर में है, हम इसको टच करते हैं तो इसका टेम्परेचर का सेंसेशन हमें मिलता है। सो व्हाट यू कॉल इज टेम्परेचर, द सेंसेशन ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड टेम्परेचर। वो तो समझाने के लिए है ना, लेकिन क्या है, व्हाई यू फील दैट टेम्परेचर। क्या होता है, व्हेन यू टच दिस बॉडी हियर, द पार्टिकल्स हियर, द मॉलिक्यूल्स हियर आर वाइब्रेटिंग, दे विल स्ट्राइक योर फिंगर। वो वाइब्रेट कर रहे हैं, आपके फिंगर को स्ट्राइक करेंगे। हाउ मेनी पार्टिकल्स आर स्ट्राइकिंग योर फिंगर, at what frequency they are striking your finger, and at what rate they are striking your finger। ठीक है, कितने जोर से मार रहे हैं, कितने जल्दी जल्दी मार रहे हैं, और कितने सारे पार्टिकल मार रहे हैं आपके फिंगर को, that gives you the sensation of temperature। ध्यान रहे, अगर बहुत सारा पार्टिकल मेरी उंगली को मारेंगे, बहुत जल्दी जल्दी मारेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्राइकिंग इज मोर, और बहुत जोर से मारेंगे। हो सकता है कि मैं धीरे धीरे मार रहा हूं या जोर से मार रहा हूं, एक पार्टिकल मार रहा है या 100 पार्टिकल्स मार रहे हैं, है ना। एक मिनट में 25 बार मार रहे हैं कि एक मिनट में 100 बार मार रहे हैं। तीन चीज, हाउ मेनी पार्टिकल्स स्ट्राइकिंग, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्राइकिंग, व्हाट इज द स्पीड ऑफ स्ट्राइकिंग, ऑल दीज थ्री थिंग्स ऑल टुगेदर गिव यू द सेंसेशन ऑफ टेम्परेचर। मतलब बहुत सारा पार्टिकल बहुत जोर से बहुत जल्दी जल्दी मारेंगे, यू विल कॉल इट हाई टेम्परेचर। समझ में आ रहा है। अकॉर्डिंगली यू कैन गो फॉर अदर टेम्परेचर्स ऑल्सो। इसका मतलब ये समझ में आया, जब कोई बॉडी हॉट बॉडी है, आप हॉट बॉडी इसको क्यों कहते हो, क्योंकि जब इसको आप टच करते हो तो पार्टिकल्स आर वाइब्रेटिंग, दे आर स्ट्राइकिंग योर फिंगर। ठीक है, अच्छा। अब अक्सर ये देखा जाता है कि हीट एनर्जी फ्लोज फ्रॉम ए हॉट बॉडी किधर, टुवर्ड्स ए कोल्डर बॉडी। सपोज हम कहेंगे कि यहाँ पे मान लो कि एक बॉडी रखा है जो कि हाई टेम्परेचर में, इसके पार्टिकल्स बहुत जोर से वाइब्रेट कर रहे हैं। ये एक दूसरा बॉडी रखा है, अब इसके पार्टिकल्स भी वाइब्रेट कर रहे हैं लेकिन स्मॉलर एम्पलीट्यूड में। सोचो तो, यहाँ पर एक बॉल है, वो धीरे धीरे ऑसिलेट कर रहा है। मान लो कि एक स्टिक के ऊपर एक बॉल लगा है, वो धीरे धीरे ऑसिलेट कर रहा है। इधर एक दूसरा बॉल है जिसको इसके ऊपर रखें और ये जोर से ऑसिलेट कर रहा है। अब इन दोनों को लाके टच करवाएंगे तो क्या होगा, इसका एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन घटने लगेगा, इसका बढ़ने लगेगा। मतलब एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी।
Are you getting? So same thing happens when you keep bodies in contact. There is a heat transfer. So there are three different way a body can lose its heat. ठीक है? एक होता है थर्मल कंडक्शन, एक होता है थर्मल कन्वेक्शन, एक होता है थर्मल रेडिएशन. In case of conduction क्या होता है? When you are bringing two bodies, solid bodies in contact, ठीक है? It may be liquid also. The liquid particles will not physically move, but they will by oscillation carry the energy from one body to other body. That is called thermal conduction. ये एक गलतफहमी है कि थर्मल कंडक्शन सिर्फ हॉट बॉडी में, सिर्फ सॉलिड बॉडी में होता है. लिक्विड्स में भी हो सकता है, लेकिन ध्यान रहे उसका कंडीशन हुआ द मीडियम शुड नॉट फिजिकली मूव, ओनली द पार्टिकल्स विल वाइब्रेट, द एनर्जी विल गो. दैट इज कॉल्ड थर्मल कंडक्शन. थर्मल कन्वेक्शन में क्या होता है? देयर इज ए फ्लूइड मीडियम बिटवीन द टू बॉडीज. द फ्लूइड मीडियम मूव्स, comes in contact with the hot body, absorbs the heat, goes to the cold body, releases the heat, again goes to the hot body, and it starts carrying the heat energy from here to here, and the medium physically moves. So what is heat transfer? There are two types of heat transfer we see. One is thermal conduction, that is transfer of heat energy from the hot body to the cold body through a non-moving medium, okay, and that is thermal convection is the second one, जिसमें the medium physically moves and carries the heat energy from one body to other. There is another mode of heat loss from a body, that is what is called thermal radiation. ध्यान रहे कि thermal radiation is not a mode of heat transfer. क्या होता है? At every temperature, the heat energy, the thermal photons are absorbed by the material electrons. वो इलेक्ट्रॉन्स हायर ऑर्बिट में जंप करते हैं, वो एनर्जी को लेके, थर्मल फोटोन को लेके वो क्या करते हैं? हायर ऑर्बिट में जंप करते हैं. और हायर ऑर्बिट उनके लिए स्टेबल ऑर्बिट नहीं है. आप बोर्स मॉडल जानते हो. एनी ऑर्बिट कैन बी कॉल्ड एज ए स्टेबल ऑर्बिट फॉर एन इलेक्ट्रॉन इफ द एंगुलर मोमेंटम इज ए होल नंबर मल्टीपल ऑफ h/2π. तो क्या होता है? वो वहां पे रह नहीं पाते, वापस आते हैं. जब वो वापस आते हैं वो क्या करते हैं? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव छोड़ते हैं, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोटोन छोड़ते हैं. तो वो एनर्जी यहाँ से निकलता है और भाग जाता है. सो दैट वे जो एनर्जी लॉस हो जाता है उसको कहते हैं हीट थर्मल रेडिएशन. तो अगेन मैं सारा चीज को रिपीट करना चाहूंगा. देयर आर टू मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, थर्मल कंडक्शन एंड थर्मल कन्वेक्शन. थर्मल रेडिएशन इज लॉस ऑफ हीट बट नॉट ए हीट ट्रांसफर. क्योंकि इन केस ऑफ थर्मल कंडक्शन क्या होता है? हीट एनर्जी फ्लोज फ्रॉम द हॉट बॉडी टू द कोल्ड बॉडी, ट्रांसफर हुआ एक जगह से दूसरी जगह पे. कन्वेक्शन में क्या होता है? हीट एनर्जी फ्लोज फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी. आप बर्तन में ले लिए पानी बैठा के उसमें आलू डाल दिए, चूल्हे पे बैठा दिए. हीट एनर्जी सप्लाइड टू द pot is being taken by water and it is given to potato. So heat is transferred by movement of water. This is called thermal convection. आपको कोई चीज ठंडा करना है, आप पंखा चला देते हो तो हवा आपके शरीर में लग के उसमें से हीट अब्सॉर्ब किया, फिर भाग गया, तो बन गया थर्मल कन्वेक्शन. कन्वेक्शन में क्या होता है? मीडियम फिजिकली मूव्स. उसमें फिर नेचुरल कन्वेक्शन, फोर्स्ड कन्वेक्शन है, ठीक है, वो अलग अलग है. खैर सिलेबस में हमारा कन्वेक्शन के बारे में ज्यादा कुछ है नहीं. कन्वेक्शन एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, लॉगरिथमिक फंक्शन होता है, वो सब नहीं है. कंडक्शन में क्या हुआ? द मॉलिक्यूल्स आर वाइब्रेटिंग. वन हायर एम्पलीट्यूड मॉलिक्यूल स्ट्राइक्स ए लोअर एम्पलीट्यूड मॉलिक्यूल, एनर्जी इज ट्रांसफर्ड एंड द एनर्जी गोज. मॉलिक्यूल्स आर नॉट फिजिकली मूविंग अवे फ्रॉम देयर मेन पोजीशन. दिस इज थर्मल कंडक्शन. ये दोनों ही केस में हीट एनर्जी फ्लोज फ्रॉम द हॉट बॉडी टू द कोल्ड बॉडी. बट इन केस ऑफ थर्मल रेडिएशन, heat energy flows from the body and just goes away, not to the cold body. अगर यहाँ पर हम एक रेड हॉट पीस ऑफ आयरन रखेंगे, यहाँ पर एक आइस ब्लॉक रखेंगे, तो थर्मल रेडिएशंस यहाँ से निकल के इसमें नहीं आएंगे, वो यहाँ से निकलेंगे और सिर्फ भाग जाएंगे. तो ये हीट लॉस है ना. आप अभी मान लीजिए कि आपके कोई अंकल रॉक क्लब में सर्विस करते थे बैंक में, अभी उनको क्या हो गया? अभी उनको ट्रांसफर हो गया कहाँ पर? भुवनेश्वर में.
मतलब पहले यहाँ पे सर्विस करते थे, अब भुवनेश्वर ट्रांसफर हो गया है ना। मतलब कहाँ से गए कहाँ पर रहे दोनों जगह हमें मालूम है, तो हम कहेंगे उनका ट्रांसफर हुआ, तो यहाँ से उनका ट्रांसफर वहां पर हो गया। कोई बुजुर्ग थे वो गुजर गए तो हम कहेंगे क्या उनका ट्रांसफर हो गया, क्योंकि गए तो यहाँ से लेकिन कहाँ रहे हमें मालूम नहीं है ना। तो हम नहीं कहेंगे कि उनका ट्रांसफर हो गया है, उनका ट्रांसफर नहीं हुआ, वी हैव लॉस्ट हिम, सिंपली वी हैव लॉस्ट हिम। सिमिलरली थर्मल रेडिएशन को हम लोग क्या कहते हैं, हीट लॉस, इट्स नॉट ए मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। ठीक है, मेडिकल एंट्रेंस वालों का कभी कभार बहुत पुराना क्वेश्चंस में आया करता था, हाउ मेनी मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर आर देयर, 1 2 3 नॉन। तो बच्चे जानते हैं कंडक्शन कन्वेक्शन रेडिएशन तीनों है, तो 3 लिख देते हैं, बट रेडिएशन इज नॉट ए हीट ट्रांसफर, रेडिएशन इज ए हीट लॉस। रेडिएशन इज सेपरेट आर्टिकल, उसके बारे में हम लोग बहुत डिटेल्स में पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे थर्मल कंडक्शन के बारे में। तो थर्मल कंडक्शन का पढ़ाई अभी शुरू करेंगे, व्हाट इज थर्मल कंडक्शन। ओके, जैसे अभी हम लोग डिस्कशन किए, जो टेम्परेचर किसी बॉडी का हम सेंस कर रहे हैं वो कैसे सेंस कर रहे हैं, जब उसको टच कर रहे हैं, हाउ मेनी पार्टिकल्स आर स्ट्राइकिंग अस, एट व्हाट फ्रीक्वेंसी, एट व्हाट रेट एंड विथ व्हाट स्पीड, दैट ऑल टुगेदर गिव्स अस दिस सेंसेशन ऑफ टेम्परेचर। सपोज हम एक इलेक्ट्रॉन को छुएंगे, इलेक्ट्रॉन के अंदर क्या है जो वाइब्रेट करेगा, इट इज अ सिंगल पार्टिकल। तो इसका मतलब जब इसको हम छुएंगे, अगर छुएंगे सपोज विथ आवर डेफिनेशन, तो हम देखेंगे देयर इज नथिंग टू स्ट्राइक अस, मतलब व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, यू विल से एब्सोल्यूट जीरो। एक इलेक्ट्रॉन को चूल्हे में डाल दिए फिर निकाले, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन, अगेन सेम जीरो। उसको कुछ भी करो उसका टेम्परेचर नहीं बदलेगा। इलेक्ट्रॉन तो छोड़ो भाई, आप मॉलिक्यूल के बारे में सोचो, मॉलिक्यूल के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन ये सब इतने टाइटली पैक्ड है कि ऑलमोस्ट वाइब्रेट नहीं कर पाते हैं। द टेम्परेचर ऑफ ए मॉलिक्यूल, सॉरी टेम्परेचर ऑफ ए न्यूक्लियस इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 केल्विन। जो टेम्परेचर का सेंसेशन आ रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ द वाइब्रेटरी रिस्पांस ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो ठीक है, आज अभी हम लोग देखेंगे हीट ट्रांसफर में पहला आर्टिकल दैट इज कॉल्ड थर्मल कंडक्शन। थर्मल कंडक्शन क्या है? इट इज द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर in which heat energy flows from a hot body to a cold body through a medium whose particles through a non-uniformly heated medium, non-uniformly heated medium by vibration of particles of the medium with particles retaining their mean position। देखो मैं सारा चीज को कवर करने की कोशिश किया हूं डेफिनेशन में, और फिजिक्स में ना डेफिनेशन बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होता है, हाउ यू डिफाइन थिंग्स अकॉर्डिंगली थिंग्स चेंज। इनमें से मैं दिखाऊंगा आपको बहुत सारा चीज है जो थर्मल कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फ्रॉम हीट एनर्जी फ्लोज फ्रॉम ए हॉट बॉडी टू ए कोल्ड बॉडी through a non-uniformly heated medium,
अगर कोई मीडियम है उसका हर जगह टेम्परेचर बराबर है तो उसके अंदर से थर्मल कंडक्शन नहीं होगा। कोई मीडियम के अंदर से जब हीट ट्रांसफर हो रहा है तो आप देखोगे इट इज नॉन यूनिफॉर्मली हीटेड, दैट इज अगेन अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, कैसे? बाय वाइब्रेशंस ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं बट फिजिकली मूव नहीं कर रहे हैं, रिटेनिंग देयर मीन पोजीशन, अपनी मीन पोजीशन पे होते हुए वाइब्रेट करते हुए कर रहे हैं। जैसे हम कहेंगे कि सपोज हियर इज ए हॉट बॉडी, हियर इज ए कोल्ड बॉडी। ठीक है, अब मान लो कि दिस हॉट बॉडी एंड कोल्ड बॉडी आर कनेक्टेड बाय ए कॉपर बार, कॉपर बार से कनेक्ट कर दिए। हॉट बॉडी में जो पार्टिकल्स है वो वाइब्रेट तो कर रहे हैं लेकिन बहुत ज्यादा एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट कर रहे हैं। यहाँ पर ये धीरे धीरे वाइब्रेट कर रहे थे बिकॉज इट वाज एट लो टेम्परेचर, तो इसको ये मारेगा तो यहाँ का पार्टिकल वाइब्रेट करने लगेगा, फिर ये बगल वाले को मारेगा, बगल वाला उसके बगल वाले को, ऐसे करते 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 दिस वाइब्रेशनल एनर्जी विल बी ट्रांसफर्ड। धीरे धीरे देखोगे इसका एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन बढ़ने लगा है और इसका एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन घटने लगा है। लेकिन किसी एक पर्टिकुलर पार्टिकल के बारे में देखेंगे तो देखेंगे कि अपनी जगह ही ऑसिलेट कर रहा है लेकिन ये फिजिकली मूव नहीं कर रहा। अगर हम कहेंगे कि ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड में है और ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड में, सपोज दिस इज रेड हॉट say some a hot body at 100 डिग्री सेंटीग्रेड and this is a block of ice at 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आप देखोगे यहाँ का टेम्परेचर 0 के आसपास ही रहेगा, इसके आसपास, यहाँ का टेम्परेचर 100 के आसपास रहेगा, मतलब द मीडियम इज नॉन यूनिफॉर्मली हीटेड, मीडियम इज नॉन यूनिफॉर्मली हीटेड। अगर मीडियम नॉन यूनिफॉर्मली हीटेड हो गया तभी जाके हीट यहां से यहां पर फ्लो करेगा। ठीक है, और किसी तरह से इस मीडियम का टेम्परेचर हर जगह बराबर कर देंगे तो यहां से हीट फ्लो नहीं करेगा। मान लो आप इसके नीचे ढेर सारे कैंडल लगा दिए, ढेर सारे कैंडल लगा दिए ताकि हर जगह टेम्परेचर बराबर हो गया, अब हीट इसमें जाएगा लेकिन यहां से नहीं जाएगा क्योंकि ये मीडियम है यूनिफॉर्मली हीटेड, यूनिफॉर्मली हीटेड मीडियम में हीट ट्रांसफर नहीं होगा। मैं क्यों ये सब बातों को इतना इंपोर्टेंस दे रहा हूं, क्योंकि छोटा सा आर्टिकल है, खत्म हो जाएगा, अगले क्लास ही खत्म हो जाएगा, तो आपको समझ में आना चाहिए। इसमें ये कोई अगर देख लीजिए कि दो जगह बराबर टेम्परेचर हो गया है, कोई हीट फ्लो नहीं हो रहा है। हीट फ्लो होने के लिए कंडीशन क्या है? थ्रू थर्मल कंडक्शन हीट ट्रांसफर होने का कंडीशन क्या है? The medium must be non-uniformly heated and the particles must be vibrating, retaining their mean position, retaining their mean position। ठीक है, पार्टिकल्स फिजिकली मूव नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड थर्मल कंडक्शन। हम लोग कुछ कीवर्ड्स ले रहे हैं फिर इसको लेके आगे बढ़ेंगे। दूसरा हुआ एक टर्म आएगा रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, ये टर्म को समझाएंगे। ठीक है, और यहां पर कुछ सिंबल हम लोग लेंगे, हीट को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे Q से। मैं बाद में आपको बताऊंगा Q से हम लोग क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, व्हाई Q इज एनीवे रिलेटेड टू दी हीट, बताएंगे बाद में। हीट को हम Q से रिप्रेजेंट करेंगे। रेट ऑफ हीट ट्रांसफर मतलब Q है, और Q जो है हीट को यूजुअली कैलोरी यूनिट में एक्सप्रेस किया जाता है। हम लोग इस चैप्टर में जूल्स में यूनिट करते हैं क्योंकि वी अंडरस्टैंड द एनर्जी ट्रांसफर्ड इज नथिंग बट द काइनेटिक एनर्जी। वो चीज आपके ध्यान में बैठाने के लिए मैं Q को जूल्स में ले रहा हूं, मतलब हीट एनर्जी इज नथिंग बट द काइनेटिक एनर्जी, दैट इज व्हाट इज फ्लोइंग फ्रॉम वन बॉडी टू अदर इज नथिंग बट द काइनेटिक एनर्जी, वो जा रहा है कैरी करके, इसलिए जूल में लिख रहे हैं। दूसरा रीजन ये है कि जो हीट ट्रांसफर होता है वो बहुत स्लो प्रोसेस होता है। ये नहीं कि इसको इसके साथ जोड़ दिए फटाक से, जैसे हम बल्ब स्विच ऑन करते हैं बल्ब ग्लो करने लगता है, इसको कनेक्ट कर दिए तुरंत ये हॉट हो गया, ये ठंडा हो गया, ऐसा नहीं होता। इट इज ए स्लो प्रोसेस। और कैलोरी इज ए बिगर यूनिट ऑफ हीट, जूल इज ए स्मॉलर यूनिट ऑफ एनर्जी, तो हम जूल यूनिट को लेते हैं क्योंकि धीरे धीरे हीट जाता है तो मेजर करना आसान होता है ना। कहीं अगर सपोज मान लो कि 600-800 केला रखा हुआ है, यू विल काउंट इन डजन्स, कितने डजन है? नहीं, अगर 15-20 तो पड़ा है डजन में थोड़ी काउंट करोगे, नहीं करोगे क्योंकि थोड़ा सा है तो छोटा यूनिट में देख लेंगे, सिंगल यूनिट में देख लेंगे कि कितना तो केला है, काउंट कर लेंगे उसमें।
दैट इज द रीजन। हीट को हम लोग Q में हीट को Q से रिप्रेजेंट करेंगे, यूनिट लेंगे जूल्स। तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर थ्रू a medium is also called thermal current। ठीक है, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर मतलब कितना जल्दी जल्दी हीट ट्रांसफर हो रहा है। जल्दी जल्दी, बहुत जल्दी जल्दी हीट ट्रांसफर हो रहा है तो हम कहेंगे हाई थर्मल करंट। नहीं, धीरे धीरे ट्रांसफर हो रहा है तो हम कहेंगे लो थर्मल करंट। दूसरा हुआ थर्मल करंट को हम लोग आई से डिनोट करेंगे। तो ये हो गया थर्मल करंट आई। दूसरा हुआ इफ Q joules of heat is transferred in T seconds, तो थर्मल करंट का क्या फॉर्मूला बनेगा? Q/T। थर्मल करंट हो गया कितना हीट फ्लो कर रहा है पर यूनिट टाइम, हीट फ्लो पर यूनिट टाइम। हीट फ्लो पर यूनिट टाइम को हम Q/T कहेंगे। तो ये Q/T क्या हो गया? जूल्स पर सेकेंड। जूल्स पर सेकेंड को अदरवाइज हम लोग कहते हैं वाट, मतलब रेट ऑफ हीट फ्लो का यूनिट क्या हो गया? वाट। समझ में आया क्या? थर्मल करंट को हम लोग आई से डिनोट करते हैं, थर्मल करंट को हम लोग आई से डिनोट करते हैं, और ये थर्मल करंट का यूनिट हो गया वाट्स। कितना वाट? व्हाट इज द जूल्स ऑफ हीट ट्रांसफर पर यूनिट टाइम। अब मैं आपको वापस बताना चाहूंगा व्हाई वी टेक दिस इज Q, क्योंकि यहां पर हम इसको करंट वाला टर्म यूज करते हैं। आप लोग बचपन में पढ़े होंगे करंट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, और ये थर्मल सर्किट को एनालॉगस इलेक्ट्रिकल सर्किट जैसे हम लोग डील कर सकते हैं, एनालॉगस इलेक्ट्रिकल सर्किट जैसे डील कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम देखेंगे आगे कोई थर्मल सर्किट का न्यूमेरिकल दिया हुआ है ना, मैं सीधे इसके सामने एक रेजिस्टेंस और बैटरी वाला सर्किट ड्रॉ कर दूंगा। इसको सॉल्व करना आता है तो उसको सॉल्व करना आता है, 100% आता है, एवरीथिंग इज सेम, एनालॉगसली वी कैन सॉल्व। इसीलिए हीट को Q लेते हैं ताकि थर्मल करंट हमारा ओरिजिनल इलेक्ट्रिक करंट जैसे दिखे, Q/T। समझ में आया? तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर क्या हो गया? इज नथिंग बट हाउ फास्ट हीट इज फ्लोइंग थ्रू ए मीडियम। अगर बहुत जल्दी जल्दी फ्लो कर रहा है तो इट इज हॉट, इट इज द थर्मल करंट इज हाई। धीरे धीरे फ्लो कर रहा है तो थर्मल करंट इज लो। मेरे ख्याल से इसको समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। थर्मल करंट, हाँ, थर्मल करंट जब देख रहे हैं तो उसके बारे में और एक दो इंपोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो हीट फ्लो हो रहा है, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में जा रहा है। सपोज हम कहेंगे कि यहाँ पर एक मीडियम ऐसे रखा हुआ है, कोई एक हॉट बॉडी है, ये एक हॉट बॉडी है। एक इंपोर्टेंट बात को याद रखना, ये एक हॉट बॉडी है, इसमें एक ऐसा कपर बार लगा है, फिर एक पतला सा कपर बार लगा है, ठीक है, और यहाँ पर कोई कोल्ड बॉडी रखा है। मान लो कि सराउंडिंग को कोई हीट लॉस नहीं हो रहा है, देयर इज नो हीट लॉस टू दी सराउंडिंग। ये कोल्ड बॉडी है, जो भी हीट यहाँ से निकल के जा रहा है वो इसमें आ रहा है। अगर हम कहेंगे इधर से जा रहा है कितना हीट, से 10 जूल्स ऑफ हीट इज पासिंग पर सेकेंड, तो कहां जा रहा है? इधर आ रहा है। तो यहां पर से कितना जूल्स ऑफ हीट जा रहा होगा पर सेकेंड, क्योंकि रास्ते में तो रहेगा नहीं ना, यहां से निकला तो यहां पहुंचेगा, है कि नहीं? तो हम कहेंगे यहां पर अगर 10 जूल्स ऑफ हीट जा रहा है पर सेकेंड, तो यहां पर भी 10 जूल्स ऑफ हीट जाएगा पर सेकेंड। मतलब व्हेन a number of mediums are in series, the thermal current is same. Now you recall resistances in series. When resistances are in series, current is same at everywhere, every resistance same, एनालॉगसली आ रहा है। तो क्या देखेंगे इसमें हम लोग? देखिए, when a number of mediums are cascaded। अब यहाँ पर सीरीज नहीं कहते हैं, यू मस्ट अंडरस्टैंड, एक के पीछे दूसरा, दूसरे के पीछे तीसरा ऐसे लगा है, इसको कहते हैं कैस्केडेड। द थर्मल करेंट is same
8 every point same in each medium. समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। यहाँ से अगर 20 वाट का थर्मल करंट आ रहा है, इधर से भी 20 वाट का जा रहा होगा, यहाँ पर 20 वाट का हीट एनर्जी पहुंच रहा होगा, थर्मल करंट पहुंच रहा होगा। जितना यहाँ से निकलेगा उतना यहाँ पे पहुंचेगा, प्रोवाइडेड देयर इज नो हीट लॉस टू द सराउंडिंग। ठीक है, assuming no heat loss to the surrounding, और सराउंडिंग को कोई हीट लॉस नहीं हो रहा है तो हम कहेंगे थर्मल करंट हर जगह बराबर रहेगा। सोच लो कि पानी आ रहा है, दो पाइप लगे, मोटा पाइप पतला पाइप, इधर से कितना पानी जा रहा है? 5 लीटर पानी 1 मिनट में जा रहा है, तो पतले में कितना जा रहा होगा? वही 5 लीटर 1 मिनट में, है ना? जैसे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में भी हम लोग पढ़े थे, इधर से जितना पानी आएगा उतना ही जाएगा, बाद रास्ते में कहाँ रुक सकता है? रुकने के लिए कोई जगह ही नहीं, जितना आएगा उतना ही जाएगा। सेम फॉर थर्मल करंट, आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा, तभी जाके आप न्यूमेरिकल को बहुत फास्टर कर पाओगे। नहीं तो अगर ये कॉन्सेप्ट को आप हजम नहीं करोगे तभी न्यूमेरिकल बनेगा, लेकिन हम कुछ कैलकुलेट करके करना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट लगा दिए तो देख के ही आप आंसर बता दोगे क्या होने वाला है। ठीक है, हाँ ठीक है। दूसरा हुआ, सपोज आई कंसिडर ए केस लाइक दिस, सपोज हियर इज ए हॉट बॉडी, से बॉडी एट टेम्परेचर θ1 हियर, और यहाँ से कोई एक ऐसे मीडियम आया है, एक बार ऐसे आया है, दे आर ऑफ डिफरेंट साइजेस। हियर इज अनदर बॉडी जो कि टेम्परेचर θ2, और ये जाके ऐसे कनेक्टेड हुआ है किसी तीसरे बॉडी के साथ जिसका टेम्परेचर है θ3। सपोज इधर से थर्मल करंट I1 आ रहा है, रेट ऑफ हीट फ्लो इज I1, इधर से रेट ऑफ हीट फ्लो इज I2, और इधर से रेट ऑफ हीट फ्लो इज I3। अब बोलोगे सर अभी तो बोले बराबर होगा, अरे बराबर ठीक है, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर बराबर होगा, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर बराबर होगा, लेकिन ये सब तो सीरीज में नहीं है। क्या आप इसको देख के मुझे I1 I2 I3 में कोई रिलेशन बता सकते हो क्या? इधर से कुछ हीट आ रहा है पर सेकंड, इधर से कुछ हीट आ रहा है। Yes, I am so happy to see that you are able to realize the fact. ये करंट है, करंट मतलब थर्मल करंट, कुछ हीट आ रहा है, मान लो 10 जूल्स ऑफ हीट आ रहा है पर सेकंड, 5 जूल्स ऑफ हीट आ रहा है पर सेकंड, इधर कितना जाएगा? 15 जूल्स ऑफ हीट जाएगा पर सेकंड। इसका मतलब ये फॉर्मूला भी आपको समझ में आ गया। इसको आप लोग किरचॉफ्स करंट लॉ करके पढ़े थे। देखो ये एनालोगसली बन रहा है, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3। हम लोग थर्मल करंट के बारे में पढ़ रहे हैं, उसकी नेचर को बढ़िया से समझने की कोशिश करते हैं। हर छोटी छोटी चीजों को बारीकी से हम लोग देखेंगे, और सारी चीज समझने के बाद ही जेईई लेवल की कोचिंग बनेगा। ये फॉर्मूले से नहीं बनता वाला। काफी लोग सोचते हैं कि जेईई फॉर्मूले से बनता है, फॉर्मूले से नहीं बनता। ठीक है, अभी तो बहुत सारा घोटाला होने लगा। मैं जस्ट 2-3 डेज बिफोर आजकल काफी कोचिंग सेंटर अपना एडवर्टाइजमेंट देने लगे हैं। किसी का एडवर्टाइजमेंट आ गया, वी आर स्टार्टिंग ए रिफ्रेशमेंट बैच 2 मंथ्स, नाम नहीं बताते, आप लोग खुद देख लेना। जेईई एडवांस्ड क्वेश्चंस, बहुत चिल्ला चाट करके 1 घंटा 15 मिनट में 3 कोचिंग किए, और वो तीनों कोचिंग हमारा क्लास 9 में हम करवा चुके हैं। एंड दे प्रोक्लेम दीज आर ऑल जेईई एडवांस्ड क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, और दैट टू लॉन्ग मेथड से। कंसेप्चुअली देखो तो ओरली बन जाएगा सारे कॉन्सेप्ट। ठीक है, वीडियो लिंक दे दूंगा, आप लोग देखो कि जेईई एडवांस के नाम पे कैसे लूटा जा रहा है। और किसको लूटते हैं, है ना? अमीर लोग किसको लूटते हैं? अमीर लोग गरीब को लूटते हैं। ठीक है, तो वहां पर कौन लूट जाते हैं? ऐसे ऐसे पढ़ाई से बेवकूफ लोग लूट जाते हैं, सारे लोग नहीं लूटेंगे। आसान सा क्वेश्चन को जेईई एडवांस का है, देखो गाना लगा के लोग इसमें हंगामा कर रहे हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम देखने जा रहे हैं, ये भी आप अपना रियलाइजेशन से ही निकालने की कोशिश करोगे। ध्यान से देखो, सपोज हम कहेंगे कि ये कोई एक हॉट बॉडी है, ध्यान से देखना, ये हॉट बॉडी है और ये एक कोल्ड बॉडी है। अगर आप इसको फिजिकली फील कर पाओगे, कोई फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं। अब ये इन दोनों को मैं कॉपर बार से जोड़ दिया, कॉपर बार से जोड़ दिया। ठीक है,
और मैं डिस्कस करना चाहता हूं रिगार्डिंग द रेट ऑफ हीट फ्लो थ्रू दिस मीडियम। हीट जल्दी जल्दी फ्लो करेगा कि धीरे धीरे फ्लो करेगा, रेट ऑफ हीट फ्लो दैट इज थर्मल करंट। अच्छा, मान लो कि ये θ1 है टेम्परेचर, ये टेम्परेचर θ2 है, देयर इज ए डिफरेंस इन टेम्परेचर, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में जा रहा है, ऑब्वियसली θ1 इज मोर देन θ2। मान लो कि ये 1000 डिग्री सेंटीग्रेड में है और ये 10 डिग्री सेंटीग्रेड में है, तब इसमें हीट जल्दी जल्दी फ्लो करेगा कि जब ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड में है, ये 10 डिग्री सेंटीग्रेड में है, इसका टेम्परेचर सेम 10 है, जब ये 1000 में होगा जल्दी जल्दी हीट फ्लो करेगा कि जब ये 100 में होगा जल्दी जल्दी हीट फ्लो करेगा। कौन सा केस में जल्दी जल्दी हीट फ्लो करेगा, आपको क्या लगता है? 1000 में। मतलब जितने ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतना जोर से भागेगा, है ना, जितने ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतने जोर से भागेगा। तो एक चीज जो हमें समझ में आया, द थर्मल करंट इज प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस, मोर इज द टेम्परेचर डिफरेंस, फास्टर इज द हीट फ्लो। अच्छा ठीक है, दूसरा चीज सोचो कि हॉट बॉडी से हीट फ्लो करने लगा तो कोल्ड बॉडी धीरे धीरे गर्म होने लगा, ये हॉट बॉडी धीरे धीरे ठंडा होने लगा। मान लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस है जो मीडियम का, ये मीडियम का लेंथ है L और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को A कहते हैं। ध्यान से देखना, क्योंकि यू आर गोइंग टू फॉर्मुलेट द फॉर्मूला, आप ही फॉर्मूला बनाने वाले हो, कोई साइंटिस्ट का नाम इसके पीछे नहीं है। अब बोलोगे सर कैसे हुआ, वो तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था कि फोर्स इज इक्वल टू gm1 कर दिया हम लोग, क्योंकि लॉ है। यहाँ पर सारे कुछ आप विजुअलाइज कर सकते हो। थोड़ा सोचो और बताओ, अगर लेंथ मान लो कि 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर, हॉट बॉडी कोल्ड बॉडी कॉपर बार लगा है 10 सेंटीमीटर का, जल्दी जल्दी कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा कि सेम हॉट बॉडी सेम कोल्ड बॉडी सेम कॉपर बार, अब 10 सेंटीमीटर की जगह 10 मीटर लंबा ले लिए, दूर पे रख दिए दोनों को, एक यहाँ पे 10 मीटर दूरी पे, कौन सा केस में कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर जल्दी जल्दी बढ़ेगा? When the length is small or length is large? हाँ, when the length, yes, you are able to follow it. When the length is small, heat is flowing or transferring at a faster rate. That means आप क्या कहोगे? Thermal current is proportional to the length or inversely proportional to the length. क्या कहोगे? Inverse. डायरेक्टली होने तो लेंथ बढ़ेगा तो जल्दी जल्दी थर्मल करंट बढ़ेगा। क्या लेंथ बढ़ने से थर्मल करंट? Yes. So it is inversely proportional to length of the medium. अब नेक्स्ट चलो सोचते हैं, ये जो कॉपर बार यहाँ पे लगा है, मान लो कि मैं इतना मोटा कॉपर वायर लगाऊंगा दोनों के बीच में, या फिर कॉपर का एक पतला सा वायर लगा दूंगा। मान लो कि यहाँ पर लगा ये आइस ब्लॉक है, ये कोई हॉट आयरन ब्लॉक है, कौन सा केस में आइस जल्दी जल्दी मेल्ट करेगा? जो मोटा वाला ब्लॉक, मोटा वाला मीडियम लगा दूंगा या पतला सा वायर को जोड़ दूंगा, कौन सा केस में आइस जल्दी जल्दी मेल्ट करेगा? मोटे केस की केस 1 की केस 2? मोटा वाला केस में जल्दी जल्दी। यस सर, मोटा वाला सर, बाटली वाला सर, पापड़ वाला। अबे देखो इधर, ये अगर मोटा हो गया तो हीट जल्दी जल्दी आ रहा है, आइस जल्दी जल्दी मेल्ट कर रहा है। आइस जल्दी जल्दी मेल्ट करेगा का मतलब हुआ हीट इज कमिंग एट ए फास्टर रेट, क्योंकि आइस को मेल्ट करने के लिए तो हीट चाहिए ना, जल्दी जल्दी हीट पहुंचेगा तो जल्दी जल्दी मेल्ट करेगा। अगर दोनों के पतला वायर से जोड़ देंगे तो बहुत देर लगेगा उसको मेल्ट करने के लिए, हीट लेकिन फ्लो करेगा, धीरे धीरे फ्लो करेगा। तो आप क्या कहोगे थर्मल करंट के बारे में? ये जो थर्मल करंट है, रेट ऑफ हीट फ्लो है, वो एरिया के साथ कैसे रिलेटेड है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितने ज्यादा मोटा एरिया होगा उतना जल्दी जल्दी हीट ट्रांसफर करेगा। इधर क्लियर? सो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अच्छा नेक्स्ट, अभी देखो अगर मैं इसको कॉपर बार लगाया, इतनी बड़ा एल लेंथ का ए एरिया का कॉपर बार लगाया तो आइस ब्लॉक मेल्ट करने लगा। कॉपर बार निकाल के अगर मैं ग्लास का बार लगाया तब भी ग्लास गर्म होगा और आइस मेल्ट करने लगेगा। वुडन बार लगाया तब भी वुड गर्म होगा और आइस मेल्ट करने लगेगा। लेकिन कौन सा केस में ये जल्दी जल्दी मेल्ट करने लगेगा? वुड के केस में
यस, कॉपर के केस में, कॉपर इज मेटल, कॉपर वायर के केस में मतलब रेट ऑफ हीट फ्लो सिर्फ इन तीनों के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मीडियम। मीडियम किससे बना है, मेटल है कि नॉन मेटल है, किस किस्म का है, उसके ऊपर डिपेंड करता है ना। So what we observe? We observe that the thermal current I is proportional to A by L into theta 1 minus theta 2, सारे को कंबाइन कर दिए, and constant of proportionality is called K, A by L theta 1 minus theta 2, ठीक है, थीटा 1 माइनस थीटा 2। एक के क्या है इसमें, ए क्या है मालूम है, एल क्या है मालूम है, थीटा 1 माइनस थीटा 2 क्या है मालूम है, लिख देते हैं थोड़ा सा इसमें। थीटा 1 माइनस थीटा 2 जिसको हम कहेंगे डेल्टा थीटा, एंड दैट इज इक्वल टू कॉल्ड टेम्परेचर डिफरेंस। अच्छा, और ए क्या है, ए इज एरिया ऑफ cross section of medium। अच्छा, L क्या है, लेंथ ऑफ पाथ offered to heat flow और लेंथ ऑफ द मीडियम offered to heat flow, है ना, लेंथ ऑफ पाथ ऑफर्ड टू हीट फ्लो। और नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट इज के, के क्या, के इज कॉल्ड थर्मल कंडक्टिविटी, इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द मीडियम। के क्या है, के इज कॉल्ड थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी, है ना। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, depends on nature of medium, है ना। high for good conductors of heat, तो obviously low for bad conductors of heat, है ना। very low for insulators, thermal insulators, है ना। कोई थर्मोकोल लगाएंगे, इससे इंसुलेटर हीट फ्लो करेगा क्या, नहीं करेगा, इससे बेड कंडक्टर ऑफ हीट। कोई एक थर्मोकोल पीस का, थर्मोकोल का बार बना है, उसका थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, वेरी हाई और वेरी लो, वेरी लो, वेरी लो। कोई आयरन बार, वेरी लो, आयरन बार भाई, आयरन बार लगाएंगे, हाँ इससे हाई। वुडन बार, अगर एक आयरन बार, वुडन बार, थर्मोकोल का बार का थर्मल कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा किसका है, सबसे कम किसका है, तो सबसे ज्यादा हो गया आयरन बार का, सबसे कम हो गया थर्मोकोल का, बीच में लटक गया कौन, वुडन बार, क्योंकि उसमें भी कुछ हीट जाता है। एनीवे, सो थर्मल कंडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द मीडियम, हाई फॉर गुड कंडक्टर्स, लो फॉर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट। अब उसका यूनिट क्या होगा, यूनिट क्या होगा, यूनिट ऑफ के क्या होगा, देखो तो हमें के का यूनिट चाहिए, क्या हो जाएगा, आई एल बाय ए थीटा 1 माइनस थीटा 2, आई हो गया वाट मीटर, मीटर स्क्वायर, टेम्परेचर डिफरेंस डिग्री सेंटीग्रेड या डिग्री केल्विन, ठीक है। तो अगर आपको ये चीज समझ में आना चाहिए कि सपोज हम कहेंगे कोई बॉडी का टेम्परेचर है 23 डिग्री सेंटीग्रेड, इफ टेम्परेचर इज 3 डिग्री सेंटीग्रेड, तो केल्विन स्केल में कितना होता है, क्या आपको मालूम है, केल्विन स्केल में कितना होता है, 23 प्लस yes 273 इक्वल टू 300 केल्विन, सो दिस मच केल्विन, ठीक है। हाँ 296, ठीक है, 273, अच्छा ये 27 होगा, तो अगर ये 27 होगा तो ये हो गया 300 केल्विन,
ध्यान रहे, यहाँ पर मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। अगर कोई बॉडी का थीटा क्या, थीटा इज टेम्परेचर नो, सो टेम्परेचर अगर 27 डिग्री हुआ तो इसको हम इतना लिखेंगे। सपोज डेल्टा थीटा चेंज इन टेम्परेचर इज 27 डिग्री सेंटीग्रेड, तो केल्विन स्केल में कितना होगा 27। ये समझ में आना चाहिए, गड़बड़ मत कर देना। देखना क्या दिया है, टेम्परेचर दिया है कि टेम्परेचर डिफरेंस दिया है, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस करेंगे तो थीटा 1 में भी 273 होगा, थीटा 2 में भी 273 होगा, डिफरेंस निकालेंगे तो 273 कैंसिल हो जाएगा, तो इट इज सेम एज 27 केल्विन। समझ में आया क्या? ये चीज को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। When temperature is 27 degree centigrade, in absolute scale it is 300 Kelvin. When the temperature difference is 27 degree centigrade, in the absolute scale it is same 27 Kelvin. समझ में आया क्या? अच्छा, तो यूनिट ऑफ के क्या आ गया? देखो तो यूनिट ऑफ के आ गया, दिस इज कमिंग आउट टू बी, यहाँ पे लिख देते हैं, सो दिस इज कमिंग आउट टू बी 300 के। हाँ, तो यूनिट ऑफ के क्या हो गया? ऊपर मीटर नीचे मीटर स्क्वायर, काट पीट के छोटा हो गया, मिला वाट पर मीटर डिग्री सेंटीग्रेड, वाट पर मीटर डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो के का यूनिट को याद रखना, और सबसे जरूरी है याद रखना क्या कि के क्या है, डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मीडियम। गुड कंडक्टर है कि बैड कंडक्टर है, वो पूछेंगे इसे। कोई लंबा सा कॉपर बार था, उसका थर्मल कंडक्टिविटी के था, उसको काट के 2 टुकड़ा कर दिए, आधा टुकड़ा का थर्मल कंडक्टिविटी क्या होगा? आप बोलोगे पहले कॉपर था भाई, काटने से सोना थोड़ी बनेगा, कॉपर ही रहेगा, मतलब अभी के ही है, क्योंकि वो मटेरियल किस मटेरियल से बना है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना बड़ा है कितना छोटा है, इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड्स अपॉन कि कौन सा मटेरियल के ये बना हुआ है। समझ में आया क्या? तो we are arriving at a very important relation for thermal conduction. The thermal current is given by Ka by L, theta 1 minus theta 2. ठीक है, पूछो, आपका डाउट पूछो, क्या है डाउट पूछिए। यह पूछ रहा था कि सर अगर हम कॉपर लेंगे, कॉपर मटेरियल और एक वुड मटेरियल लेंगे, तो दोनों का थर्मल कंडक्टिविटी हम सेम कर सकते हैं एरिया का डिफरेंस करके? अरे थर्मल कंडक्टिविटी तो नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, वुड को भी कॉपर जैसा थर्मल कंडक्टिविटी दे सकता है क्या? नहीं। उनका एरिया ऊपर नीचे करके हो सकता है क्या? थर्मल कंडक्टिविटी एरिया के ऊपर डिपेंड करता है? वही तो मैं बोल रहा हूं, कितना बड़ा है, कितना मोटा है, कितना लंबा है, दैट इज नॉट गोइंग टू डिसाइड थर्मल कंडक्टिविटी। क्या मटेरियल का है, कॉपर का है कि एल्युमिनियम का है कि वुड का है, दैट विल डिसाइड द थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, तो डोंट कंफ्यूज, देयर इज ए सिमिलर टर्म, आई होप यू आर ऑल कंफ्यूजिंग, दैट सिमिलर टर्म इज कॉल्ड कंडक्टेंस। उसको बराबर कर सकते हैं क्योंकि वो डायमेंशन के ऊपर डिपेंड करता है, कंडक्टिविटी को नहीं कर सकते। जस्ट हैव पेशेंस, आई एम कमिंग टू योर पॉइंट्स आल्सो। ठीक है,